मैं गुजरती हूँ मिस्ले बादे नसीम, अंजुमन मुश्कबार होती है। हुस्न और इश्क से वास्ता है मेरा, मेरे दम से बहार होती है। इल्म तहजीब का वसीला हूँ, मुझ पे दुनिया निसार होती है। मैं हूँ उर्दू ज़बान की खुशबू, दर से अमनो अमान की खुशबू। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, आदाब व तस्लीम। खुशबू उर्दू प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान अनवर आपका दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मालूम है, खुशबू उर्दू प्रोग्राम में हम ज़िक्र करते हैं, बात करते हैं उर्दू ज़बान की। और आज हमारे लिए खुश नसीबी है, खुशबख्ती की बात है कि आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं बनफ़्स नफ़ीस वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन यानी कि आलमी उर्दू तंजीम के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, आदाब व तस्लीम। आदाब व तस्लीम। खुशबू उर्दू प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आली। मॉरिशस आने का इत्तेफाक हुआ आपका पहली मरतबा, जहाँ तक मुझे बताया। जी जी बिल्कुल। मगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं वहाँ से करना चाहूँगा, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन से। जी ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि इसका वजूद कब हुआ, ये तंजीम किस तरह आगे बढ़ी है? वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन बुनियादी तौर पर एक गैर मनफात तंजीम है और ये अदबी तंजीम है। ठीक। 2018 में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी बहुत सारे काम के ऐसे मसौदे तैयार किए गए। ठीक। चंद लोगों ने इसके बारे में डिसीजंस लिया। एक पैनल कमेटी बनाई गई। उसमें सरे सरवा या एज ए रहनुमा के तौर पे कह लीजिए प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, क्योंकि वो सफ़ीर उर्दू है। आलमी सतह पर उर्दू अदीब की हैसियत से उनकी एक अलग पहचान है। जी जी, तो बिल्कुल। उन्होंने, चूँकि उनके ज़ेरी निगरानी बहुत सारे काम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अदब के सिलसिले में या अदबी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आलमी सतह पर उर्दू की कोई ऐसी तंजीम बनाई जाए जी। जिससे पूरी दुनिया के अदीब उर्दू ज़बान जो लिख रहे हैं या उर्दू ज़बान के असातिज़ा जो पढ़ रहे हैं या किसी न किसी तरह से उर्दू से जो जुड़े हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हाँ। इसी मकसद को सामने रख करके वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का क़याम 2018 में अमल में आया। माशाल्लाह, ये तो जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसका नाम वर्ल्ड आलमी उर्दू तंजीम क्यों? हाँ जी, इस पे काफ़ी बातें हुई और लोगों का ये सजेशंस आया कि इसको वर्ल्ड की जगह आलमी रखा जाए। लेकिन हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के वक्त ये मसला आया कि आलमी नाम से ऑलरेडी बहुत सारे एनजीओज़ थे जो रजिस्टर्ड थे। अच्छा। मुमकिन है कि वो उर्दू के लिए बरतानिया में काम कर रहा, वो तंजीम काम कर रही हो, मॉरिशस में काम कर रही हो, यूएस में काम कर रही हो, या यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ में काम कर रही हो, दूसरे ममालिक में। जी। तो अब ये ज़रा सा रजिस्ट्रेशन और जो उसके एनजीओ को रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जी, इसकी वजह से शायद। वो हमारी मजबूरी थी, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ही रखा गया। अच्छा। और ये चूँकि इंग्लिश में नाम है, इसी को हमने उर्दू में भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बेहतर। जी। डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब, आप इस वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के बाकायदा डायरेक्टर हैं। जी, मैं डायरेक्ट। हमें ये बताएं कि किस किस्म के मंसूबे जो जी। हैं आप यहाँ से यानी कि सामने आते हैं? देखिए, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन एक तो, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, कि आलमी सतह पर उर्दू ज़बान की तरोीज व इशाअत और उर्दू तहज़ीब की बक़ा और उसकी तरोीज व इशाअत के लिए वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन काम कर रही है। जी। हमारे जो मंसूबे हैं वो हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में, बर्र-ए-सग़ीर हो या बाहर की जो दुनिया है, ख़्वाह वो यूरोप हो, यूएस हो, या फिर आप मॉरिशस में बैठे हुए हैं, मिस्र हो या तुर्की, इसके अलावा और भी जहाँ उर्दू पढ़ाई जा रही है, उर्दू ज़बान जो नई नस्ल है वो उर्दू पढ़ रही है, उनके साथ हमारा बाहमी रब्तो इश्तराक। तो इश्तराक से हमारा ये होगा कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं
ایک ایسے طالب علم کے بارے میں بھی بات کر سکیں گے جو قاہرہ یونیورسٹی میں اردو زبان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا بات ساتھ ہی کیا بات ہے. ایک ایسا طالب علم جو استنبول یونیورسٹی میں ہے اور وہ اردو زبان سے ان کو دلچسپی ہے اور وہ چونکہ وہ ترکش ہے اس کے باوجود بھی وہ اردو زبان سیکھ رہے ہیں, تو اس سے بھی ہم متعارف ہو سکیں گے. جو ہم سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر جی. صاحب کہ ہند اور پاک کے بر صغیر کے باہر جی کی بات ہو رہی ہے, جی جی جہاں پر بھی اردو کی درس و تدریس ہو رہی ہے, جی ان سے ایک طرح کا ربط جو ہے ربط ہے. ورلڈ اردو اسلامک ایسوسیشن جو ہے وہ قائم کر رہی ہے. جی جی تو بہت بہت بڑی بات ہے. جی. تو غالباً اس میں ماریشس کا نام بھی آیا ہوگا. ہاں جی بالکل ماریشس کا نام آیا ہے, اور ماریشس سے ہمارے نمائندہ ہیں محترم جناب عنایت حسین ایدن صاحب. ماشاء اللہ. ورلڈ اردو ایسوسیشن نے اسی باہمی اشتراک کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت یہ کی جی کہ پوری دنیا میں جہاں اردو بولی اور سمجھی جا رہی ہے وہاں سے ایک نمائندہ کو انہوں نے مطلب منتخب کیا, ماشاء اللہ. اور ہم باضابطہ ہر مہینے ان سے میٹنگ کرتے ہیں, ان سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے, ہم ان سے مشورے لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. جی. تو آپ کے ماریشس سے محترم عنایت حسین ایدن صاحب ہمارے ورلڈ اردو ایسوسیشن کے متحرک رکن ہیں اور نمائندے ہیں. ماشاء اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب عنایت حسین ایدن صاحب کی کتاب کی لانچنگ کے بارے میں کے سلسلے میں آپ ماریشس آئے, اس سے بارے میں جی جی ہاں, ان کی ایک کتاب ہے ایک جنون ایک تحریک. جی. بنیادی طور پر یہ کتاب ماریشس کی ادبی زندگی, بلکہ یہ کہہ لیں عنایت حسین ایدن صاحب کی اپنی ایک سرگزشت ہے اردو زبان کے فروغ کے لیے جن لوگوں نے کام کیا, اور خود ان کی اپنی تدریسی زندگی, تصنیفی زندگی, اور جو بھاگ دوڑ یا تگ و دوڑ انہوں نے کی اس ادارے میں کن کن اداروں کے لیے انہوں نے کوشش کی, ان سب کا ذکر ہے. تو ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماریشس کی ایک ادبی تاریخ ہے, وہ ایک جنون ایک تحریک, ایک دستاویز ہے. ماشاء اللہ. تو اسی کے لانچنگ کا پروگرام تھا, رسمی اجرا کے طور پر مجھے شرکت کرنا تھا, تو میں ماریشس آیا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے جو اردو کے حوالے سے جی اس پر آپ کام کرتے ہیں. جی. اچھا, یہ بات بتائیں کہ آج کے دور میں ہم کس طرح نوجوانوں میں بالخصوص اردو زبان کی درس و تدریس تو الگ ہے, جی مگر کس طرح ہم ٹیکنالوجی وائز کی اگر ہم بات کریں اس میں ان لوگوں میں دلچسپی ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا جو سوال ہے یہ مختلف جگہوں پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. جی. اردو ٹیکنالوجی کی جو بات ہے اور ادب, ٹیکنالوجی اور ادب کا رشتہ سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا. یا نوجوان نسل کو ہم کیسے ٹیکنالوجی کی طرف مائل کریں کہ اردو, چونکہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ صارفیت کا دور ہے, اشتہار کا دور ہے, جو چیزیں دکھتی ہے وہی بکتی ہیں. اب اردو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صارفیت کی زبان ان معنوں میں یہ نہیں ہے کہ اس کے پس پشت یا اردو زبان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے, ایسے اشتہارات نہیں دیے جاتے ہیں کہ طالبہ وہاں جا کر کے اس پلیٹ فارم کو سیکھ کر کے ڈائریکٹ جاب لے سکے یا نوکری حاصل کر سکے. لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے اور بہت دلچسپ ہے کہ اردو ڈیجیٹل خاص طور پر اس کو یہ ہے کہ نوجوان نسل بہت کارآمد بنا سکتے ہیں اس کو. آپ گوگل کو دیکھیں, ایک زمانہ ایسا تھا کہ گوگل میں جو کی ورڈ ہے وہ بھی اردو کا نہیں تھا. اردو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل بالکل بھی اردو الفاظ کی ریڈنگ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا, ٹائپ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اور بھی دیگر ہے, جیسے میرا خیال ہے کوئی 10 سال پہلے دیکھے تو جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر فیس بک کی بات کریں تو اس پر بھی اردو میں لکھنے کا اس طرح سے عام چلن نہیں تھا. لیکن لوگوں نے کوششیں کی, لکھنے لگے, اردو فونیٹک آیا, گوگل دھیرے دھیرے ان چیزوں کو پڑھنے لگا, سمجھنے لگا کہ چیزیں ہیں کیا. تو الحمدللہ ابھی جو ہے اردو کی بہت سارے ایسے ویب سائٹ ہیں جس پہ بہت وافر مقدار میں مواد موجود ہیں. میں ایک دو ویب سائٹ کا ریفرنس بھی دینا چاہوں گا. آپ اردو میں کچھ بھی ڈھونڈ کے, آپ ایک لفظ جیسے غالب ہے, غالب کے معنی ڈھونڈیں, غالب کی شاعری سرچ کریں, تو ایک ریختہ بہت مواد سے بھرا ہوا ویب سائٹ ہے. اس کے ریفرنسز مل جائیں گے. اسی طرح سے ویکیپیڈیا کے ریفرنسز مل جائیں گے. اسی طرح بہت کچھ ورلڈ اردو ایسوسیشن پہ بھی ہے جو اس میں مل جائیں گے. اب نوجوانوں کا مسئلہ ہے کہ نوجوان ڈیجیٹل میدان میں کیسے خود کو آگے بڑھائیں. تو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جیسے زبان کا سیکھنا ہرگز یہ ہمیں نہیں کہتا ہے کہ اس سے آپ کو
रोज़गार भी मिलेंगे। भाई ज़बान का मसला तो हमारी तहज़ीब से है, बिल्कुल तो बिल्कुल तहज़ीब भी कुछ सीखने का भी एक हमारा ज़रिया है, ये ज़बान है। यकीनन। तो ज़बान से हम ये उम्मीद करें कि कम से कम ये एटलीस्ट अपनी तहज़ीब की बक़ा के लिए तो काम करें। अब उसको जैसे कीबोर्ड आजकल हर मोबाइल में जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है, सिस्टम आई मीन लैपटॉप है या कंप्यूटर है, सब में इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। उस कीबोर्ड को यूज़ करें और इसके ज़रिए से आप देखें डिजिटल दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना करके पेश कर सकते हैं। ये उनके लिए, ये सब सारे सोशल साइंस उस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेरा अपना ख्याल ये है। ठीक है। तो मगर एक बात ये भी है ना डॉक्टर साहब, आपने रोज़गार की बात जी की। ज़ाहिर सी बात है मॉरिशस में अलबत्ता ये एक रुझान है, जैसा कि आपने कहा कि उर्दू ज़बान सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, एक तहज़ीब है गोया जी, कि, बिल्कुल। एक पूरी तहज़ीब है इसमें, जी। और इस तहज़ीब को हमें आगे बढ़ाना है। जी, जी। यकीनन। आज क्या आपको लगता है कि इस ज़बान की बक़ा के लिए, जी। बिलख़ुसूस अगर हम मॉरिशस के हवाले से या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो कोशिशें करनी चाहिए थी वो की जा रही हैं, या इससे ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है? हाँ, देखें का जवाब मैं ज़रा सा दूसरे तरीके से बिला वास्ता देना चाहूँगा। जी, मैं जी। हिंदुस्तानी पस मंज़र में इसको समझाना चाहता हूँ। हाँ, ठीक। मुमकिन है कि जो मॉरिशस में लोग रह रहे हों मेरे जवाब से मुतमईन हों। आज से कोई, मेरा ख़्याल है कोई 50 साल पहले या 40 साल पहले की बात है। जी। उस ज़माने के हमारे असातिज़ा हैं, उन्होंने अपनी कहानियाँ कहीं, अपनी बातें बताई। उस ज़माने में कोई 30 साल 40 साल पहले के से जिन लोगों ने रिसर्च किया है या जो बरसर रोज़गार हैं, उनका ये कहना है कि अभी उर्दू में जो मौक़े हैं पहले से ज़्यादा हैं। तो मेरा सवाल था कैसे? उन्हें कहा कि आप हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, स्कूल में देखिए, वहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, मुतरजिम के बहुत सारी पोस्ट आती हैं। इसी तरह स्कूल, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, हर लेवल पे पोस्ट आती हैं। तो उसमें देखिए, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इस इजाफे का मतलब है कि रोज़गार के मौक़े तो मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। और दरअसल मसला सिर्फ उर्दू के साथ नहीं है। ये दुनिया में जितने भी मज़ामीन हैं, रोज़गार के मसाइल तो सबके साथ हैं। चूँकि आप एक फ़िलासफ़ी से जिन लोगों ने, फ़लसफ़ा से जिसने पीएचडी की है, सोशल साइंसेस से जिसने पीएचडी की है, वो भी इन हालात से जूझ रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल सिर्फ उर्दू ही के साथ क्यों, कि उर्दू में हमने तालीम हासिल की और हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये एक सवालिया निशान रहेगा कि इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। मैं गुज़रती हूँ मिस्ले बादे नसीम, अंजुमन मुश्कबार होती है, हुस्न और इश्क से वास्ता है मेरा, मेरे दम से बहार होती है, इल्म तहज़ीब का वसीला हूँ, मुझ पे दुनिया निसार होती है, मैं हूँ उर्दू ज़बान की खुशबू, दरसे अमनो अमान की खुशबू। एक बात ये भी है कि मैं समझता हूँ कि वालिदैन का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। जी। क्या ख्याल आपको कि वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए वो तैयार करें, उनको आमादा करें? क्या ख्याल है आपका? नहीं, बिल्कुल मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ। और मेरी दादी भी बाहयात हैं। हम जब छोटे थे तो जैसा कि बड़े होने के बाद हमने दास्तान अमीर हमज़ा या इस तरह की दीगर दास्तानों में हमने कहानियाँ पढ़ी, जिसमें वो मा फ़ौक़ल फ़ितरत जो अजीब व गरीब चीज़ें हैं कि परी और परियों की कहानी, जिन्नातों की कहानी, वो बचपन में जब थे तो हमारी दादियों को कहानी मेरी दादी सुनाया करती थी। उनकी कहानी सुनाने का बहुत अच्छा दिलचस्प एक उनका बयानिया था, एक पूरा अंदाज़ था, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाती थी। बच्चे उनके पास मिलजुल करके बैठते थे, एक कहानी ख़त्म हो गई, हम दादी से गुजारिश करते कि नहीं आप दूसरी कहानी भी सुनाएं, तीसरी कहानी भी सुनाएं। तो ये बताने का मकसद ये है कि दरअसल हिंदुस्तानी पस मंज़र में या आपके मॉरिशस के भी पस मंज़र में देखिए तो हमारे यहाँ किस्सा कहानियों का एक रवाज रहा है, और ये किस्से कहानी ही बाद में ये अदब की सूरत इख्तियार की। उर्दू में ख़ास तौर पर
शेरी अदब के बाद दास्तानवी ही अदब का बोलबाला था। जी। उसके बाद फिर ज़बान मकबूल आम होती रही, आम लोगों में ये ज़बान मकबूल होती रही, और लोगों ने दिगर जो वेस्टर्न में, मगरबी जो ममालिक में या मॉडर्न जो ज़बानें हैं उसमें चीज़ें लिखी जाती रही, उर्दू में भी उन पे कोशिशें तेज़ हुई। तो ये दास्तानवी किस्से हम कहाँ सुनते थे? अपने घरों में सुनते। घरों में। तो जाहिर है कि हमारी तरबियत घर ही से हुई है, और जब तक हमें घर से ये नहीं कहा जाए कि बेटा आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं हमेशा उर्दू ज़बान के बारे में एक बात यही कहता हूँ कि ये तहज़ीब की ज़बान है, ये वो तहज़ीब है जो हमारे घरों की तहज़ीब है। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है कि ये चीज़ें घरों ही से तैयार होगी। ऐसा नहीं कि अब माँ बाप के साथ ये है कि आप एक बच्चे से ये कहें कि आपको स्कूल जाना है, 6 घंटे या 8 घंटे आपको स्कूल में रह करके वापस आ जाना है, फिर घर में आइए, आप खेलिए, आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, होमवर्क करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये ज़िम्मेदार, ये उसकी नाकामी की ज़िम्मेदारी तो असातिज़ा पे ये नहीं है, वो तो ज़ाहिर है कि माँ बाप पे है, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो घर से हमारी चीज़ें शुरू होती है, तो ज़बान के साथ साथ और भी दिगर, उर्दू के अलावा भी दिगर जो चीज़ें हैं वो घर से एक तरबियत हमें मिलती है। तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल जी। आपने बजा कहा कि यकीनन वालिदैन का एक बहुत बड़ा किरदार है। जी जी। डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ जी। रहे हैं। आखिरी बातों में ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों से मुराद मेरी ये है, बल्कि जो तलबा जो यानी कि जो 10वीं क्लास कर रहे हैं, 12वीं क्लास कर रहे हैं, अक्सर व बेशतर उनकी शिकायत ये होती है कि भाई हम तो उर्दू अदब नहीं पढ़ेंगे जी। क्योंकि उर्दू अदब मुश्किल है, या फिर वो कहते हैं शायरी समझना जो है मुश्किल है। जी। तो इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मुश्किल कुछ भी नहीं है और आसान भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा ये है कि देखें, शायरी हो या अदब हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी दिलचस्पी पे मुनहसिर है। हाँ। आपकी जिस ज़बान में भी दिलचस्पी हो, जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें आप देखेंगे तो अंदाज़ा नहीं होगा कि ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, मैं देखता हूँ कि वो अपना हाथ से कुछ करते रहते हैं। पता चला क्या है? अच्छा, ये पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी। तो ये एक आर्ट है, वो सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये बहाना तो बहुत मुश्किल है। मैं कुछ वक्त मेरे पास है तो मैं कुछ अपने मैं बुनियादी तौर पे मैंने भी बहुत सारे जो हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ने के लिए गैर मुल्की तलबा और तालिबात आते हैं, उनको मैंने, मेरा ख्याल है कि मैंने 8 साल या 7 साल पढ़ाया है। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या काम किया है वो उसका जिक्र यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा। उर्दू लर्निंग फॉर बिगनर्स के लिए वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने एक बाज़ाब्ता सेपरेट कोर्स तैयार किया। उसमें 80 चैप्टर्स हैं, जो अलिफ बा ता से लेकर के गालिब की शायरी, मीर की शायरी तक ये चैप्टर्स हैं। उसमें नस्र भी है, नज़्म भी है, सारी चीज़ें। पहले दिन से मेरी कोशिश ये होती है कि तलबा सबसे पहले ये कोशिश करे या तालिबात ये कोशिश करे कि अल्फ़ाबेट सीखें वो। यानी कि शुरू से एकदम बिगिनर्स, शुरू से सिखाते हैं, एकदम शुरू से सिखाते हैं। आपको हैरत होगी कि 80 चैप्टर्स में मेरी बर्लिन में बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, जापान में हैं, जो मुझसे जो ये बरखी मीडियम है मुझसे वो मैसेज उर्दू में बात करती हैं। अच्छा। वो अपना एक्सप्रेशन जो भी चीज़ वहाँ हुआ है वो सारी चीज़ें मुझसे उर्दू में शेयर करती हैं। अरे वाह। तो ये मसला ये सिर्फ ये है कि भाई दिलचस्पी क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहती या नहीं पढ़ना चाहती। वो तो वहाँ से आते हैं और सिर्फ 6 महीना के लिए ये न्यू होते हैं वो, और वो उर्दू सीख करके जाते हैं। और अपने जो मैं उनका उस्ताद होता हूँ, हालांकि मैं दोस्त की तरह रहता हूँ, तो वो मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं वहाँ से, मतलब कहते हैं कि हाँ सर हम ये कोर्स कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो सीख जाते हैं। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को इस तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि उर्दू अदब मुश्किल है, उर्दू ज़बान मुश्किल है। नहीं, आप कोशिश करें, बार बार पढ़ें, असातिज़ा से मदद लें, आपके ख़ानदान में कोई हो तो उनसे सीखने की कोशिश करें कि हम किस तरह से इसको आसान बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में आप सारी चीज़ें सीख जाएं। यकीन। वक्त लें, 10 दिन, 20 दिन, 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, महीने, 2 महीने वक्त लें और कोशिश करें समझने की, चीज़ों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीक़ा सही होगा। और एक बात ये भी है ना डॉक्टर साहब कि कुछ यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, चूँकि आप भी इसमें मुलव्विस हैं बराह रास्त, तो
ابھی فی الوقت آپ کا کیا بڑا پلان ہے, کس پہ جی آپ کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے ورلڈ اردو ایسوسیشن نے ابھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خاص طور پہ کئی چیزیں ہیں, لیکن دو چیزوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جی ایک تو ورلڈ اردو ایسوسیشن نے ای بک کا کانسیپٹ شروع کیا ہے. ای بک, ای بک, ٹھیک, میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا. جی اور ہماری جو دوسرا سب سے اہم کام ہے وہ آن لائن ای میگزین کی شروعات ہے. ہمارا میگزین کا نام ترجیحات ہے. ہاں, اس میں پوری دنیا کے اسکالرس مضامین لکھتے ہیں, کیا بات ہے, بشمول ماریشس بھی شامل ہے. کیا بات ہے, ماریشس کے بھی اساتذہ, ابھی صاحب جناب صابر گدر صاحب کا ایک مضمون شائع ہوگا. رشید نیروا صاحب کے ڈرامے شائع ہو چکے ہیں. کیا بات, نہایت حسین ایدن صاحب کا بھی جی جی, ہمیشہ ان کی تحریریں شائع ہوتی رہتی ہیں اس میں. بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ ہی پوری دنیا سے خاص طور پہ ہم نوجوان نسل کو موقع دیتے ہیں. نوجوان نسل چونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے. ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں, ہمارا www.worldursociation.com پہ جائیں, وزٹ کریں اور ہمارے ممبر بنیں. ممبر کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا آپ کو ترجیحات میں میگزین مضامین شائع کرانا ہے تو آپ ترجیحات کو ای میل کریں, ود ان منتھ وہ مضامین شائع ہو جاتے. ایک تو یہ ہے. کیا بات, اس میں ایسا نہیں کہ صرف ادبی مضامین ہیں, اس میں تمام موضوعات کو ہم نے, اور ساتھ ساتھ تخلیقی چیزوں کو بھی, شاعری کو, افسانے کو, ان سب چیزوں کو بھی ہم نے رکھا ہے. تنقیدی مضامین تو ہے ہی ہے. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ اردو کی نئی بستیاں جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر سے باہر جی, جہاں اردو زبان بولی, سمجھی, لکھی اور پڑھی جا رہی ہے, اس کے لیے ترجیحات نے ہر شمارے میں ایک گوشہ مقرر کر رکھا ہے, ہاں, جس میں صرف یا تو محجری ادبا چھپیں گے یا اردو کی نئی بستیوں کے قلمکار چھپیں گے. کیا بات ہے, یہ اس کی انفرادیت ہے. بہت ترجیحات بہت بڑا کام, بہت میری اچھی بات. دوسری کوشش یہ ہے, ہاں, اور اس کے چیئرمین, ورلڈ اردو ایسوسیشن کے چیئرمین پروفیسر خواجہ اکرام الدین کی خاص کوشش یہ ہے کہ ای بک کو پوری دنیا میں متعارف کرایا جائے. ہاں, ای بک کی اہمیت سے تو میرا خیال ہے آپ جی, بالکل جی, جی, واقف ہیں, اور خاص طور پہ اس کورونا کی حد میں کہ پوری دنیا بند تھی, ہمارے سامنے مواد نہیں تھے, بچوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, اسکالرس بہت پریشان ہوئے کہ کانٹینٹ ان کو مواد نہیں مل رہے ہیں. اردو میں حالانکہ دیگر زبانوں میں اس کی کمی نہیں ہے, لیکن اردو میں ای بکس کی کمی ہے. اور آپ کے کوئی ایسا قریبی یا آپ کے کوئی ایسے رائٹر, مقصود الہی شیخ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی کتاب کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, بہت دشواری ہے خط و کتابت بھی اور حاصل بھی کرنا. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے کہ پوری دنیا کے ادیبوں کی کتاب کو ای بک کی شکل میں ہم انٹروڈیوس کریں, اس کا متعارف کرائے. اسی لیے ورلڈ اردو ایسوسیشن نے باضابطہ ای بکس کا اعلان کیا, اور میرا خیال ہے دنیا میں جہاں جہاں اردو تصنیفات, جہاں اردو کی تصنیفات ہیں, ان ادبا کی, ان قلمکاروں کی تخلیقات, تحقیقات, تصنیفات کو ورلڈ اردو ایسوسیشن نے اسکین کر کے پی ڈی ایف میں بنا کر کے ای بک کی شکل میں ورلڈ اردو ایسوسیشن پہ اپلوڈ کیا ہے. آپ چاہیں تو آسانی سے وہاں پڑھ سکتے ہیں اس کو. کیا بات ہے. اس میں ہم نے کئی چیزیں لوگوں کو, نوجوان نسلوں کو خاص طور پہ متوجہ کرانے کے لیے ہم نے کئی چیزوں کا یہ کیا. جیسے یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب مجھے دے رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے حساب سے ہم کتابیں اپلوڈ کریں گے. اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کتاب کی کچھ قیمت ہوگی تو ہم رکھیں گے, اگر آپ چاہیں تو نہیں رکھیں گے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, ہم چیزوں تک آپ کی رسائی کروا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ای بک کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم اس طرح سے کام کریں. امید ہے اور بھی خاص طور پہ اردو کی نئی بستیوں کے ادیبوں کی کتابوں پہ ہم دھیان دے رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں. جو لوگ یہاں لکھ پڑھ رہے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کتاب پوری دنیا پڑھیں, ہر جگہ پہنچے, تو ورلڈ اردو ایسوسیشن کا جو سیکشن ہے ای بک, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو اپنے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں. یہ تو بہت بہت اچھی بات ہے. پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب, الحمدللہ کئی مرتبہ جی آپ کا موشس آنا ہوا ہے. الحمدللہ بہت محنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زیادہ قوت دے, طاقت دے, بالکل, آمین. کیونکہ جو کام وہ انجام دے رہے ہیں اردو کے سلسلے میں قابل داد, قابل تحسین بھی ہے. جی جی بات کر رہے تھے کہ کووڈ-19 کے چلتے ایسے اقدام آپ کو اٹھانے پڑے, سوچنے پڑے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک اس میں ویبینار بھی ہے, جی اور آپ کی تنظیم کی طرف سے کئی ویبینار بھی جی جی آپ نے کیے. اس پر ذرا کچھ کہیں گے؟ ہاں جی,
वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने इस ज़ाहिर है कि कोविड तो लोग कह रहे हैं कि ज़हमत का दौर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने इसके मुस्बत इसको भी हैं। रहमत समझ करके एक मुस्बत पहलू ढूंढ निकाला। यकीनन यकीनन। उसमें वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बड़े बड़े लिखने वाले उर्दू के अहम लोग हैं, उनसे ऑनलाइन एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया। हाँ लोग यूएस में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, स्कैंडिनेविया ममालिक में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, मॉरिशस में बैठे हुए हैं। हर जगह के अदीबों को वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन निकाल करके और बाज़ाब्ता उनसे जानने की कोशिश की। क्या बात। हैरत होगी कि ऐसे ऐसे अदीबों से मुलाकात हुई कि लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। जैसे मैं एक आपको मिसाल दूं, एक रहमतुल्लाह तुर्कमन है, ये अर्तगरल गाजी जो सीरियल आजकल आलम इस्लाम में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। उसका तर्जुमा पाकिस्तान में किसी पीटीवी में जी चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के प्रोग्राम इतना मकबूल हुआ कि रहमतुल्लाह तुर्कमन ने खुद वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन से रब्ता किया और उसने कहा कि मुझे उर्दू ज़बान आती है, मैं फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात कहूँ। और चूँकि उस वक्त अर्तगरल गाजी जो सीरियल है वो हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हो चुका था जी। तो वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने इससे फ़ायदा उठाते उससे बात करने की कोशिश की। आपको हैरत होगी, मेरा ख्याल है कोई 30 या 35 ईयर्स की उसके मतलब साल की उम्र है। हाँ 10-12 ज़बानों पे मुकम्मल अबूर है उसको। क्या बात है। इस्लामियात पे इतनी किताबें पढ़ रखी हैं कि मतलब आप बात करेंगे तो हैरत होगी। वो सोशल साइट्स पे भी रहमतुल्लाह तुर्कमन के नाम से हाँ बहुत एक्टिव है। एक आपको आज़रबाईजान में एक इसी तरह उर्दू के हमारे दोस्त एलदोस्त इब्राहिमोफ निकल आए, जो पता चला कि आज़रबाई यूनिवर्सिटी में वो उर्दू के लेक्चरार हैं हाँ और तकरीबन 4-5 किताबें लिख चुके हैं वो। तो ऐसे लोगों को भी हमें ढूंढने में आसानी मिली, उन्होंने राब्ता किया, हमने कुछ कोशिशें की, तो ये सब सारा काम हुआ। इसके साथ साथ एक तो हमारा इंटरव्यू का सिलसिला था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी मकबूल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, हमारे काम को सराहा, दुआएं दी, कोशिशें की कि और इस तरह से होना चाहिए। साथ ही हमने कोरोना जैसे उर्दू अदब में कोरोना या कोरोना अहद में उर्दू अदब, इस तरह से ख़वातीन में उर्दू अदब का किरदार, जी आज़ादी के मौके से उर्दू अदब में आज़ादी हिंद का तसव्वुर, इस तरह। और ख़ासतौर पर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हमने इस तरह के बहुत सारे सेमिनार्स किए जो बहुत मकबूल हुए और हमें बहुत हौसला मिला और एक नई ताकत मिली। उसके बाद हमने ई बुक्स और तरजीहात को इंट्रोड्यूस किया कि हम यहाँ पे लोगों को और अच्छी तरीके से जमा कर सकें। क्या बात, क्या बात जी। डॉक्टर साहब, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इस वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन जो ये पहले ही तो ये आलमी है, मगर इसमें ज़्यादा जैसे कि एक तरह से बरकतें अता फरमाए और बिलखुसूस जो लोग इससे जुड़े हैं, इसमें मुलव्विस हैं, उन्हें ताकत दे ताकि वो इसी तरह उर्दू की तहज़ीब को, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ को, की तरवीज व इशाअत को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। डॉक्टर साहब, खुशबे उर्दू का एक मुकर्रर वक्त होता है जी। ये वक्त ख़त्म हुआ। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे उर्दू के हवाले से? जी, मेरा पैगाम बस यही है कि उर्दू ज़बान को अपनी तहज़ीब समझकर पढ़ें, बोलें, लिखें। ये सिर्फ़ रोज़गार की ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी तहज़ीब की ज़बान है। इससे हम आप सब अपनी ज़बान समझ करके, तसव्वुर करके इस बोल चाल आम करें घरों में। अदब उर्दू में जो किताबें आ रही, किताबों को पढ़ें, उर्दू अखबारात पढ़ें और अपने ख़यालात का इज़हार कम से कम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करें। यही मेरी गुजारिश है और मैं नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब, इन बातों के लिए। मैं समझता हूँ कि बिलखुसूस जो उर्दू तलबा हैं इनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। जी, तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, खुशबे उर्दू प्रोग्राम यहाँ पर अख्तिताम को पहुँचा। हम आपको बता दें कि आज हम महवे गुफ्तगू रही इस प्रोग्राम में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब। और जैसा कि आपने सुना ही कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन, जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि एक ऐसी तंजीम है जिसका ताल्लुक़ पूरी दुनिया से, पूरे आलम से है।
جہاں پر بھی دنیا میں اردو زبان بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، وہاں سے لوگوں کو یکجا کر کے اس پلیٹ فارم میں لایا جا رہا ہے، وہ صرف آپ کے لیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اردو سے محبت کرتے ہیں تو ایسے بھی لوگ بھی ہیں جو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ پلیٹ فارم گویا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ کو مہیا کر رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ضرور بالضرور فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں. ورلڈ اردو ایسوسیشن. تو لہٰذا یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت. آداب و تسلیم. اپنا خیال رکھنا. میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے. حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے. علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے. میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، در سے امن و امان کی خوشبو.